कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रघु के फ़ोन ना उठाने से और अति की खबर ना मिलने से जश्न एकदम बौखलाया हुआ था। गुस्से से भरा हुआ घर के बाहर की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर में वो चौधरी मेंशन के बाहर था। उसकी गाड़ी दरवाजे को चूरती हुई मेंशन के अंदर आई और वो डैशबोर्ड से गन निकाल कर बाहर निकला। रात के 3 बजे वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन जश्न गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही सारे गार्ड्स चौकन्ना हो गए थे। उन्होंने उसे घेर लिया, लेकिन जश्न ने अपनी गन उनकी तरफ तानी तो उनके हाथ एकदम से नीचे हो गए। जश्न उनको देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर किसी ने भी कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो आंखें बंद यहाँ होंगी और खुलेंगी नरक में। जश्न सिंह शेखावत को कौन नहीं जानता होगा। वो सारे गार्ड्स भी उसे देखकर ही पहचान गए तो जश्न अंदर की तरफ बढ़ा। इस वक्त चौधरी मेंशन में कोई भी नहीं था सिवाय मौलिक राय चौधरी के। अचानक से आवाज़ सुनकर सभी सर्वेंट भी वहां से जा चुके थे, लेकिन मौलिक अभी भी सोफे पर गहरी नींद में सोया हुआ था। एक सर्वेंट से उसके रूम का पूछकर जश्न उसके रूम की तरफ बढ़ा तो उसे सोफे पर देख उसने सीधा उसके टांगों के बीच लात मारी, जिससे मौलिक एकदम से हड़बड़ाकर उठ गया। अपने सामने जश्न को देखकर वो एक बार के लिए तो कांप गया, लेकिन फिर जल्द ही नॉर्मल हो गया। अति कहाँ है? जश्न ने बिना किसी लाग लपेटे के उससे सीधा सीधा सवाल किया तो मौलिक हैरान रह गया। पहले खुद ही अति को गायब करके अब जश्न उससे अति के बारे में पूछने आया है। मैं किसी अति को नहीं जानता, उसने कहा तो जश्न ने उसे उसके गिरेबान से पकड़ा और बोला, जानता तो तू बहुत कुछ है, लेकिन शायद ये नहीं जानता कि जश्न सिंह शेखावत की जान है अति सिंह शेखावत, और अगर किसी ने उसकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसकी जान ले लेगा ये जश्न सिंह शेखावत। मौलिक ने उसे धक्का दिया और बोला, जब मैंने कहा ना मैं किसी अति को जानता हूँ तो इस तरह ज़बरदस्ती करने का क्या मतलब बनता है? रुक, तू ऐसे नहीं बताएगा, जश्न ने कहा और फिर आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोर से घूंसा मारते हुए बोला, मेरे ही घर में मेरी ही बीवी पर तू किसी और से नज़र रखवाएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप मुझे बता कि मेरी बीबी अति कहाँ है, वरना इसी वक्त तुझे जान से मार दूंगा। ओह, तो अब समझ आई तू किसकी बात कर रहा है, लेकिन जिसकी तू बात कर रहा है वो कोई अति नहीं, मेरी मल्लिका है, मेरे दिल की मल्लिका। मौलिक ने कहा तो जश्न ने एकदम से उसका मुंह पर अपना पंजा रखकर दबाते हुए दीवार से लगा दिया और बोला, अपनी गंदी जुबान को यहीं लगाम दे दे। सिर्फ जुबान ही नहीं, मेरी सोच भी बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी तू उसका कुछ नहीं कर पाएगा, मौलिक ने दांत पीसते हुए कहा और जश्न को दूर धक्का दे दिया। लेकिन जश्न एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये तू बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन यहाँ मैं तुझे ये बताने नहीं बल्कि पूछने आया हूँ कि मेरी बीबी कहाँ है। उसको यूं तड़पते देख मौलिक मुस्कुराया और बोला, काश काश मुझे पता होता कि वो कहाँ है, लेकिन अफसोस कि मुझे सच में नहीं पता। मैं तो सोच रहा था कि तूने उसे मुझसे दूर रखने के लिए उसे खुद भी दूर भेज दिया, लेकिन तू तो खुद उसका पता ढूंढ रहा है। पर मानना पड़ेगा, सच में इंसान तू दमदार है। मैं यूं ही तेरी नज़रों से बचकर उसे देखता रहा, जबकि तेरी नज़रें तो हर वक्त मुझ पर थी। हाँ, मेरी नज़रें तुझ पर थी क्योंकि तेरी नज़रें मेरी जान पर थी। हंसते हुए उसकी बात सुनकर मौलिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं तुझे ज़्यादा चालाक समझूं या बिल्कुल बेवकूफ़ कि तू मुझ पर नज़र रखता रहा और तेरी जान को उड़ाकर कोई और ले गया। मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरे इरादों को, इसलिए अभी भी मौका दे रहा हूँ, सच सच बता दे, वरना वरना तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि मैं सच में नहीं जानता मेरी मल्लिका कहाँ है। लेकिन हाँ, जानता भी होता तो तुझे नहीं बताता। बहुत वक्त से एक अरमान था दिल में तुझे यूं तड़पते हुए देखने का, जो आज पूरा हुआ। जैसे ही मौलिक ने कहा, जश्न ने अपनी कमर में से गन निकाली और उसके सिर पर जोर जोर से मारने लगा। उसने ट्रिगर से नहीं बल्कि गन से ही उसे मारना शुरू कर दिया था। वो लगातार उसे मारता रहा और फिर एकदम से उसे धक्का देकर बोला, मुझे तड़पते हुए देखने की चाह रखने वालों को मैं भी तड़पा तड़पा कर ही मारता हूँ।
जश्न वहाँ से बाहर आया और सीधा अपने घर के लिए निकल गया। उसके आदमी का रास्ते में ही उसे फ़ोन आया कि रघु का कहीं भी पता नहीं चल रहा, उसका नंबर भी बंद आ रहा है और जहाँ वो रहता था उसका सारा सामान भी वहाँ से गायब है। सामान गायब होने की बात सुनकर ही जश्न समझ चुका था कि कुत्ते ने वफादारी छोड़कर चालबाजी करने की सोच ली है, इसलिए अब उसे मौत भी कुत्तों जैसी ही देनी पड़ेगी। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बेड लगा हुआ था जिस पर कोई लड़की सोई हुई थी। अचानक ही उस कमरे की सारी लाइटें जल गई और एक औरत गहनों से लदी हुई 3-4 आदमियों के साथ वहां पर आई। उस औरत के मुंह में पान भरा हुआ था जो उसने कमरे में अंदर आते ही साथ ही चलते आ रहे आदमी के हाथों में पकड़े हुए एक कटोरे जैसे बर्तन में थूक दिया और फिर उस बेड की तरफ आई जहां पर वो लड़की सोई हुई थी। उस लड़की को देखकर ही उस औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों को हल्का सा तिरछा किया और मुस्कुराते हुए बोली, कालिंदी से बहुत सुना था इस आइटम के बारे में, लेकिन आज सामने देखकर पता चल रहा है कि है तो ये एकदम मस्त पटाखा। इसके लिए कोई 1 करोड़ क्या अपनी पूरी दौलत भी दे दे। खूबसूरत और ऊपर से कच्ची कली, ग्राहकों की लंबी लाइन लगा देगी ये लड़की। पर माई, कालिंदी से ये भी सुना है कि ये लड़की बहुत ढीठ है, आसानी से मानने वाली नहीं, एक आदमी ने कहा जिसका नाम पारस था। उस आदमी की बात सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर एकदम गंभीर होकर रति के मुंह को अपनी उंगलियों से भींचते हुए बोली, कालिंदी इस खेल की छोटी सी खिलाड़ी है, उसे खेलना तो आता है लेकिन सामने वाले के घुटने कैसे तोड़ते हैं ये नहीं आता। लेकिन धनी को सिर्फ धन प्यारा है, अगर इससे इसकी दुगनी कीमत ना वसूल ली तो मैं भी धनी नहीं। जीते जी धंधे में उतरेगी तो ठीक, वरना इसकी लाश को भी तब तक लोगों के आगे परोसती रहूंगी जब तक इसकी कीमत नहीं वसूल लेती। अपनी बात कहकर धनी ने अति का मुंह एक झटके से छोड़ा। अब तक अति बेहोश थी, उसे दे जाने वाली दवा का असर अभी तक भी उसके ऊपर था, लेकिन अब एकदम से झटका लगने पर उसकी आंखें फड़फड़ा गई। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करिए जश्न जी, मुझे आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है। वो धीरे धीरे से बड़बड़ा रही थी। उसका बड़बड़ाना सुनकर धनी जोर जोर से हंसने लगे। अपने आसपास अनजान आवाज़ों को सुनकर रति ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। वो चौंक कर सामने की तरफ देख रही थी, एक साथ इतने सारे लोग और वो भी अजीब अजीब से। अति एकदम घबरा गई और पीछे हटते हुए पूछने लगी, कौन हो तुम सब लोग और मैं कहाँ हूँ। उसे यूं पीछे हटते देख वो सभी लोग हंसने लगे तो अति ने जोर जोर से जश्न जी चिल्लाना शुरू कर दिया। प्लीज़ जश्न जी आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है, आपको देखना है, प्लीज़ जश्न जी जल्दी आइए। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसका यूं चिल्लाना सुनकर उन लोगों की हंसी और भी तेज होती जा रही थी, लेकिन धनी ने अचानक से उसका मुंह अपने हाथों में भींच लिया और उसे पीछे की तरफ तकिए से लगा दिया। अति उससे अपना मुंह छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जोर धनी के आगे कुछ भी नहीं था। ना ही इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत थी कि किसी से लड़ पाए, पर फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन एकदम से उसके हाथ ठंडे पड़ गए जब उसने धनी के मुंह से सुना, तेरा जश्न चला गया, तुझे हम लोगों के पास छोड़कर वो अपनी रातें रंगीन करने कालिंदी के कोठे पर चला गया। अरे तू भी नासमझ है, इस धंधे में होकर भी ये बात नहीं जानती कि कोई भी आदमी एक ही औरत के साथ नहीं रह सकता। अरे बोर हो जाता है इंसान, रोज रोज दाल कौन खाता है, मर्दों को तो रोज रोज अलग अलग मिर्च मसाला खाने की आदत होती है। उसके हाथों को यूं बेजान होते देख धनी ने उसका मुंह छोड़ दिया। अति के हाथ बेशक ठंडे पड़ गए थे, लेकिन आंखों में से गर्म आंसू बहने लगे थे। जश्न का उसे यूं खुद से दूर कर देना, और क्या सच में अब तक वो जश्न को गलत ही समझ रही थी। वो प्यार मोहब्बत शादी सब झूठा था, वो इतने सारे वादे और इतने सारे ख्वाब सब झूठ था। नहीं नहीं, मेरे जश्न जी ऐसा नहीं कर सकते, वो रोते हुए बोली तो धनी ने गुस्से से उसे देखा और चिल्लाते हुए बोली, ऐ छोरी, मेरे आगे ये रोना गिड़गिड़ाना नहीं, धंधे में रोना धोना नहीं जमता मुझे। चल खड़ी हो जा, बहुत कर लिया तूने आराम। वहाँ तेरा जश्न मज़े ले रहा है तो अब तेरी बारी है मज़े। चुप, एकदम से चुप। अति एकदम से उठकर गुस्से से गरजते हुए बोली तो धनी और बाकी सब उसे देखने लगे,
लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। धनी जो पहले तो उसका गुस्सा देखती रह गई, अब उसने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और बोली, मेरे कोठे पर किसी की औकात नहीं मुझसे नज़रें मिलाकर भी बात करे, और तू मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही है। हाँ कर रही हूँ, और अभी तो तुम लोगों ने मेरी हिम्मत देखी नहीं। चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या? धनी भी उस पर चिल्लाते हुए ही बोली, यहीं मार कर काट कर फेंक दूंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और चील कौवे तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अति जो गुस्से में ही धनी को देख रही थी, अब उसकी तरफ बढ़कर व्यंग से मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो देरी किस बात की है? काटिए मुझे, मारकर फेंक दीजिए चील कौवों के आगे। अगर एक पल के लिए भी मेरी नज़रों में डर दिखाई दिया तो आप जो कहेंगे वो कबूल। उसकी बात सुनकर धनी जोर जोर से हंसने लगी और फिर गोल गोल घूमने लगी। घूमते घूमते ही वो तालियां भी बजा रही थी। उसे इस तरह करते देख उसके आदमी तो नॉर्मल ही थे, लेकिन अति हैरान हो रही थी। जब जब वो खुश होती थी तो ऐसे नाच नाच कर ही अपनी खुशियां मनाती थी। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि आखिर है क्या इस लड़की में जो सब इसके पीछे लगे हैं। अब पता चला ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये तो बारूद है, बारूद। और बारूद से कौन नहीं खेलना चाहेगा। लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव एकदम से गंभीर हो गए और वो अति की तरफ बढ़ी। उसने एक झटके से अति को पीछे से बालों से पकड़ लिया और बड़ी क्रूरता से उसके बाल खींचते हुए बोली, ऐ लड़की, अगर तू बारूद है तो मैं भी आग हूँ जो इस बारूद को जलाकर बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और फिर बचेगी तो सिर्फ राख। अपने ये तेवर संभाल कर रख, ग्राहकों के आगे ऐसी लंबी जुबान चलाई तो जुबान खींच लूँगी मैं तेरी। चल जा, तैयार हो जा, धंधे पर बैठना है तुझे आज से ही। अति जो अपने बालों के खींचे जाने की वजह से अपने दर्द को अपने होठों में ही भींच रही थी, उसने अपने होठ को खोला और बोली, अति बात सिर्फ अपने जश्न जी की मानती है। तुम्हारा ये हुक्म तो उसके लिए कुत्तों के भौंकने की तरह है जिसे वो सिर्फ नज़रअंदाज करेगी। कहते कहते उसने एक झटके से खुद को धनी के हाथों से छुड़वा लिया। उसने कितना जोर लगाया होगा ये बात तो उस बालों के गुच्छे से पता चल रही थी जो अभी भी धनी के हाथ में था। मस्त, एकदम मस्त, तेरी बातें भी बिल्कुल तेरी तरह ही हैं, लेकिन धनी जिस्म का धंधा करती है, फिल्में नहीं बनाती, इसलिए अपनी ज़ुबान बंद रख। गौरी, गौरी, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो एक लड़की लहंगा चोली पहने हुए वहां पर आई जिसका पूरा चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। धनी गौरी की तरफ देखते हुए बोली, आधा घंटा दे रही हूँ तुझे, इस लड़की को तैयार करके नीचे ला। जी माई, गौरी ने मुस्कुराकर कहा और अति की तरफ आ गई, लेकिन अति झटक कर पीछे हो गई। धनी उसे गुस्से से देखते हुए बाहर चली गई और साथ ही साथ उसके सारे आदमी भी। पारस ने जाते जाते अति को एक ललचाई सी नज़रों से देखा और अपने होठ काट लिए। अति ने जब पारस की नज़रें खुद पर पाई तो जल्दी से अपना दुपट्टा सही कर लिया। गौरी ने जाकर दरवाज़ा बंद किया और वापस अंदर आई। अति उसे गुस्से से घूर रही थी। ऐ लड़की, मुझे घूरना बंद कर, उसने कहा और अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। एक लाल रंग की साड़ी निकाल कर उसने वो साड़ी अति के हाथों में थमाई और बोली, जा जाकर तैयार हो जा, ग्राहकों का वक्त होने वाला है। और माई को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की ग्राहकों के वक्त से पहले तैयार ना हो। वो साड़ी अति ने गौरी के मुंह पर फेंक कर मारी और बोली, उठा लो अपनी साड़ी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चलूँगी। गौरी ने उस साड़ी को संभाला और गुस्से से अति को देखने लगी। उसने अपना हाथ उस पर उठाया और बोली, साली मुझसे बदतमीज़ी करती है, तुझे तो मैं बताती हूँ तेरी जैसी। लेकिन अति ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और बोली, अगर मुझसे बदतमीज़ी करोगी तो बहुत पछताओगी, क्योंकि ढीठ होने के साथ साथ मैं बदतमीज़ भी अव्वल दर्जे की हूँ। इस बार ये नाजुक कलाई यूं ही छोड़ रही हूँ, अगली बार तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूँगी। गौरी गुस्से से उसे देखती ही रह गई। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाई और अपना लहंगा उठाकर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते कमरा बाहर से बंद कर गई। उसके जाने के बाद अति जल्दी से दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद देख वो वापस जाकर बेड पर बैठ गई। सामने की तरफ एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। उसने आईने में खुद को देखा और जोर से उस आईने पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ पर बहुत ज़ोर से कांच लगा, लेकिन उसने दर्द से उफ तक नहीं करी।
क्यों किया जश्न जी आपने ऐसा? क्यों मुझे खुद से अलग किया? मैं नहीं मान सकती कि आप मेरा सौदा करेंगे, लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया तो कहाँ हैं आप? आप तो मुझे एक आँच तक नहीं आने देते थे, तो आज मैं आपके होते हुए इस बाज़ार में कैसे पहुँच गई? क्या यही प्यार था आपका? मुझे अपना बनाकर आपने इस तरह से मुझे छोड़ा जैसे मैं कोई इंसान ना होकर तन पर ओढ़ने वाला कोई कपड़ा हूँ, जिसे मैला होने पर बस फेंक दिया। वो खुद से ही बातें करती हुई रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी आँखों देखी सच मानूँ या अपने दिल के एहसासों को, जो अभी भी यही कह रहे थे कि जश्न ने उसे धोखा नहीं दिया। जश्न उसके साथ इतना गलत कभी नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग कह रहा था कि सच में जश्न वैसा ही निकला जैसा उसने पहली बार सोचा था। वो भी कितनी पागल है, वो उसे एक बाजार से उठा कर ले आया और अपनी मोहब्बत करार कर दिया, तो वो भी खुद को उसकी मोहब्बत मानने लगी। अरे बाजारू औरतों से कौन मोहब्बत करता है, उनसे तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी की जाती है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। सही कहते हैं, औरतों का जिस्म ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हमें किसी की रूह चाहिए तो उसे जिस्म देना पड़ता है, और लेने वाला जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी ले जाता है। वो आईने से लगाकर रोई जा रही थी कि तभी पारस और गौरी दरवाज़ा खोलकर फिर से अंदर आए। अति उनको देखकर एकदम सीधी हो गई। क्या रे, इस कोठे को अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? जो मन में आएगा करेगी। चल चुपचाप तैयार हो जा, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा तेरे ये कपड़े खींचकर निकालने में। कहते कहते पारस ने उसके दुपट्टे को हल्का सा खींच दिया था, तो अति ने गुस्से से दहकती हुई नज़रों से उसे देखा और उसका गाल अपने थप्पड़ से लाल कर दिया। उसके ये तेवर देखकर गौरी तो पीछे ही हो गई। साली कुतिया, तूने मुझे थप्पड़ मारा, रुक अभी तेरी गर्मी निकालता हूँ। कहते हुए उसने गौरी को इशारा किया तो वो जल्दी से बाहर चली गई। पारस ने दरवाज़ा बंद किया और अति के पास आकर उसे जोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया। दूर हो जाओ मुझसे, वरना जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। अति भी गुस्से से चिल्लाई और खुद को संभाल कर दोबारा उठ गई, लेकिन पारस ने अब उसे दोबारा धक्का दिया और उसके ऊपर झुक गया। अति उस पर अपने हाथ चला रही थी, कभी उसके सीने पर मारती तो कभी अपने नाखून उसके चेहरे और उसके सीने पर गड़ाती, लेकिन पारस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह से अति के ऊपर झुका हुआ था। उसने उसका दुपट्टा हटाया और उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अति ने अपने हाथ पूरी तरह से अपने सीने पर रख लिए थे और गुस्से से पारस को देख रही थी। पारस ने उसके दोनों हाथों को उसके सीने से हटाया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ लिया। अब अति ने अपने पैर उस पर चलाने शुरू कर दिए थे। वो अपने पैरों को लगातार उस पर मारे जा रही थी, लेकिन पारस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे वो इंसान ना होकर एक पत्थर हो। अति पूरी कोशिश कर रही थी उससे अपने हाथ छुड़वाने की, लेकिन पारस उसके हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ खून से सन चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। रोते हुए उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे जश्न का चेहरा अपने सामने दिखाई दिया। जब मेरी उमेन बात बात पर रोती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सिरनियाँ रोती नहीं दहाड़ती हैं। जश्न की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी लाल अंगारों से दहकती हुई आंखें एक झटके में खोली और अपना लात पारस के प्राइवेट पार्ट पर दे मारी, जिससे पारस दर्द से कराह उठा। अब तक जो पत्थर बना हुआ था अब बिलक बिलक कर रोने लगा था और नीचे ज़मीन पर गिर गया था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और धनी, गौरी और 2 आदमी अंदर आए। पारस को इस तरह नीचे ज़मीन पर दर्द से कराहते हुए और रोते हुए देखकर धनी हैरान रह गई, लेकिन फिलहाल उसे पारस पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो अति से ज़बरदस्ती कर रहा था, क्योंकि यहाँ के आदमियों को इजाज़त नहीं थी किसी भी लड़की को बिना धनी के परमिशन के छूने की। उसने गुस्से से अपनी लात पारस के मुंह पर मारी और बोली, साला तेरे साथ यही होना चाहिए था, ले जाओ इसे यहाँ से उठाकर। उसने उन दोनों आदमियों से कहा तो वो हाथ और लातों से पारस को खींचते हुए वहाँ से ले गए। उसके बाद धनी ने गुस्से से अति की तरफ देखा, जो बिल्कुल कांप रही थी, लेकिन ये कंपन डर से नहीं बल्कि गुस्से से था। वो गुस्से से अति की तरफ बढ़ी और उसे एक झटके से खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। बड़ी ढीठ निकली तू तो।
अभी मेरी ढिठाई तो तुमने देखी ही नहीं, अति ने भी आंखें दिखाते हुए कहा। तो धनी मुस्कुराई और फिर गौरी को देखते हुए बोली, नागर को लेकर आओ। धनी की बात सुनकर गौरी भी हैरान रह गई और आगे बढ़ते हुए धनी की तरफ देखने लगी। तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? जाओ, जाकर नागर को लेकर आओ। धनी एक बार फिर से चिल्लाकर बोली तो गौरी हड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। उसकी आंखों में एक डर था और शरीर में कंपन, लेकिन अति और धनी दोनों की आंखों में एक जिद और एक जुनून था। अति का जिद उसकी स्वाभिमान के लिए था तो धनी का जुनून पैसों के लिए। इधर मुंबई में एक औरत और एक आदमी दोनों को उल्टा रस्सी से टांगा हुआ था और पैर भी, जिसकी वजह से वो ना हिल सकते थे ना ही खुद को छुड़वा सकते थे। और सामने बैठा था जश्न, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। जश्न ने अपने साथ खड़े आदमियों को इशारा किया तो वो दोनों बाहर की तरफ गए और फिर उनके साथ ही कुछ और आदमी भी आए, जिनके हाथों में गर्म पानी की भरी हुई बाल्टियां थीं। उन्होंने वो गर्म पानी की भरी हुई बाल्टियां उस आदमी और औरत पर डाली तो वो दोनों ने चीखते हुए अपनी आंखें खोली। अब तक वो दोनों बेहोश थे, शायद उन्हें बेहोशी की हालत में भी यहाँ लाया गया था। गर्म पानी अपने ऊपर डालते ही उन दोनों के दर्द से कराने की आवाज़ वहां पर गूंजने लगी। लेकिन तभी एक आदमी ने रस्सी को खींचकर उन्हें थोड़ा सा ऊपर कर दिया। उनकी नज़रें जश्न की तरफ गई तो जश्न को अपने सामने देखकर एक ने तो उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी औरत का चेहरा पूरा गुस्से से भर गया और वो चीखते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत जो तू कालिंदी के साथ ये सब कर रहा है? तू जानता नहीं तू किससे खेल रहा है? छोड़ मुझे इसी वक्त, वरना जो आग तूने मेरे नीचे लगाई है उसी में मैं तेरी चिता जला दूंगी। अभी तो खेल भी शुरू नहीं हुआ और तुम पहले से ही हार मान गई। अभी तो सिर्फ आग की लपटें हैं, तुम्हारी बाकी खातिरदारी तो अभी बाकी है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं नहीं जानता अति कहाँ है, वो आदमी ज़ोर ज़ोर से बोला। तो जश्न की आंखों में गुस्सा और होठों पर एक मुस्कुराहट साथ साथ आई, लेकिन चेहरे पर दर्द भी बेहिसाब था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अति का भाई सुमित था, जिसने पहले अति को कालिंदी के पास बेचा था। जश्न ने जब पहली बार उसका हिसाब किया था तो उसकी हालत अधमरी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो बच गया और अपने गांव चला गया था ताकि खुद की हालत सुधार सके। और जब उसकी तबीयत में सुधार आया तो वो सीधा कालिंदी के पास आया। उसे जश्न से बदला लेना था और जश्न से बदला सिर्फ एक ही तरीके से लिया जा सकता था, उससे अति को दूर करके। मैंने जो सवाल तुझसे पूछा ही नहीं, तूने तो उसका जवाब दे दिया। अब मैं जो सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब मुझे दे। मेरी अति कहाँ है? जश्न ने सीधा सीधा पूछा तो सुमित गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे सच में नहीं पता, इस कालिंदी को सब पता है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता। जितना जल्दी मुझे अति का पता बता देगा उतनी ही आसान मौत मैं तुझे दूंगा, जश्न ने कहा। वो खुद को बहुत ठंडा रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही उसे अति के बारे में बता सकते थे और उसकी मजबूरी ये थी कि जब तक ये दोनों अपना मुंह नहीं खोलते तब तक वो उन दोनों को कुछ नहीं कर सकता था। जितनी मर्जी धमकियाँ तू दे ले, लेकिन मैं तेरी धमकियों से नहीं डरती हूँ। अति मेरे पास है, अगर ये बात तू जानता भी है तो नहीं उखाड़ सकता मेरा कुछ भी, क्योंकि वो कहाँ है ये तू कभी नहीं जान पाएगा। अगर तूने मुझे अति का पता नहीं दिया तो तू और तेरे कोठे दोनों को मैं आग लगा दूंगा। जश्न ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। कालिंदी के बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जश्न को यूं तड़पते हुए देखकर हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, मैंने कहा था ना तुझे कि तूने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैं तुझसे ज़रूर लूँगी। देख अब तू कैसे तड़प रहा है, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस बार उसे मैंने ऐसी जगह भेजा है कि जहाँ पर सिर्फ उसकी मौत। कालिंदी अभी कह ही रही थी कि कहते कहते वो दर्द से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। जश्न ने उसके पैरों के बीचे बीच गोली मार दी थी, जो उसके पैर को आर पार करती हुई दीवार से जा लगी। वो दर्द से तड़पने लगी थी। उसकी ये हालत देखकर सुमित दूसरे तरफ डर से चीखा, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं बताता हूँ अति कहाँ है, वो चीख कर बोला। क्योंकि जो सब कालिंदी के साथ हो रहा था वो सब वो देख भी नहीं पा रहा था, तो बर्दाश्त करना तो दूर की बात। जल्दी जल्दी मुंह खोल अपना, जश्न ने कहा तो सुमित बिना सांस लिए ही बोला, एक कोठा है कोलकाता में जिसे कोई धनी नाम की औरत चलाती है, उसके पास है अति। जैसे ही सुमित ने अपना मुंह खोला, जश्न के पास खड़े आदमियों ने जल्दी जल्दी से लैपटॉप पर काम करना शुरू किया।
उसके सामने ही कालिंदी के फ़ोन की सारी डिटेल थी और अब उन्हें पता लगाना था कि कालिंदी कोलकाता में किसके साथ कॉन्टेक्ट में है और बस वहाँ पहुँचना था। जश्न ने अपने आदमी को इशारा किया तो उन्होंने सुमित की रस्सी नीचे की और फिर उसे आग से संभाल कर एक तरफ लाया गया। ये सब होते देख सुमित ने राहत की सांस ली। वो मन ही मन अपना शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने वक्त रहते जश्न को सब कुछ बता दिया, इसलिए जश्न ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल एक गोली उसके सीने में आकर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। आसान मौत देने के लिए वादा किया था जो तुझे मिल गई। कालिंदी ने यह सब देखकर थूक गटक लिया। एक बार मैं अपने अति को वापस ले आऊं, उसके बाद तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मौत खुद कांप जाएगी, वो कालिंदी की तरफ देखकर बोला। वहीं दूसरी तरफ धनी और अति अभी भी एक दूसरे के आमने सामने थे कि तभी किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ आई। अति ने नज़र उठाकर देखा तो सामने दरवाजे पर एक बिल्कुल काला और भद्दा इंसान, जो दिखने में ही किसी सांड जैसा था, वो खड़ा था। धनी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, आओ नागर आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए खास इंतजाम किए हैं। उसने अति की तरफ देखा जो एकदम से सुन्न हुई उस आदमी को देख रही थी। पारस जैसे अगर 5 आदमियों को एक साथ मिला दिया जाए तो फिर भी वो नागर से कम रह जाए। नागर अंदर आया और बड़ी अजीब नज़रों से अति को देखने लगा। वो ऊपर से लेकर नीचे तक उसके शरीर का मुआयना कर रहा था। अति की सांसें सूखने लगी थी, लेकिन उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने जश्न जी को याद किया। उनका प्यार काफ़ी था ऐसे दरिंदों से लड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म पर चोट ही देंगे, आत्मा को तो नहीं मार सकते ना। वो तो कल भी उसके जश्न जी की थी, आज भी जश्न जी की है और हमेशा जश्न जी की ही रहेगी। उसी वक्त गौरी भी आई और उसके हाथों में एक चमड़े की बेल्ट दी। धनी ने मुस्कुराते हुए वो बेल्ट अपने हाथों में ली और नागर की तरफ बढ़ा दी। नागर ने भी वो बेल्ट अपने हाथों में लिया और फिर मुस्कुराते हुए अति की तरफ देखने लगा। बहुत ज़िद्दी है ये लड़की, कह रही थी कि इसकी जिद को कोई भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे नागर पर कि ऐसी लड़कियों को काबू करना उसे बहुत अच्छे से आता है। पर हाँ, ध्यान रहे, इसके मुंह पर कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन बाकी के शरीर में बचना कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है ये तो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं। जी माई, आप फिक्र मत कीजिए, अब नागर बोला तो धनी मुस्कुराने लगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतनी घटिया काम करते हुए अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम जैसे लोगों को, जो किसी मजबूर पर अपना जोर चलाते हो। हिम्मत है तो मेरे जश्न जी के सामने मुझे हाथ लगाना, जीते दी तुम्हारे शरीर के सारे पुर्जे बाहर निकाल देंगे वो। उसका ये सब कहना धनी को और भी गुस्सा दिला रहा था, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी। वो हंसते हंसते ही दरवाजे तक गई, लेकिन बाहर निकालने से पहले ही बोली, तुम्हारा जश्न कभी तुम तक आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आना होता तो वो तुम्हें हमारे पास भेजता ही नहीं। तुम उसके प्यार में पागल हो रही हो और वो वहाँ पर अपनी रातें किसी और के साथ बिता रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये पागलपन भी आज दूर हो जाएगा। धनी के धंधे के कुछ वसूल हैं और सबसे पहला उसूल यही है कि यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ अपने कपड़े खोलती हैं, सुबहान नहीं। इसलिए जो गुस्ताखी तुमने की है, तुम्हें उसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि आज के बाद वो गुस्ताखी दोबारा नहीं होगी। बस यही आता है तुम्हें? जिस्म से खेलना आता है? तो सुन लो, मेरे जिस्म पर 1000 चोटें दे सकते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी अपने आगे झुका नहीं सकते। वो कह रही थी कि धनी ने नागर को इशारा किया और कमरे से बाहर चली गई और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दिया। नागर ने उसी वक्त बेल्ट को गोल गोल अपने हाथों में घुमाया और फिर बेहद जोर से अति की पीठ पर मार दिया। अति की चीख निकल गई, लेकिन उसने वो चीख अंदर ही अंदर जब्त कर ली और उसके बाद एक के बाद एक बेल्ट उसके जिस्म पर लगती रही और वो अपने दर्द को अपने ही अंदर जब्त करती रही। पर कहाँ तक बर्दाश्त करती वो? नागर उसे किसी जानवर की तरह बेल्ट से मार रहा था और वो पूरे कमरे में दर्द से कराहते हुए घूम रही थी, लेकिन ना ही उसकी आंखों में आंसू आए और ना ही उसने नागर को रुकने के लिए कहा। इसी जिस्म को जश्न ने प्यार भी तो बहुत किया था ना। उसके प्यार में अगर थोड़ा दर्द भी सहना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानती है अपने जश्न को वो उसे धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने उसे यहाँ नहीं भेजा, लेकिन फिर कहाँ है वो? वो मन ही मन अपने जश्न जी को याद कर रही थी और कह रही थी,
बस एक बार आप मेरे सामने आ जाइए, फिर कभी आपसे बात नहीं करूँगी, आपके सामने रहूँगी लेकिन आपके पास नहीं रहूँगी। तब देखना कितना तड़प उठेंगे आप मुझे अपने आलिंगन में भरने के लिए, लेकिन मैं आपकी तरफ देखूँगी भी नहीं। नागर अब तक लगभग कितने ही बेल्ट अति पर मार चुका था, लेकिन अति बिल्कुल नहीं टूट रही थी और उसका ये एटीट्यूड देखकर नागर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने उस बेल्ट को एक तरफ फेंका और फिर खुद अति की तरफ बढ़ा। अति पीछे हटने लगी, लेकिन उस कमरे में वो कहाँ तक भागती। अति गुस्से से उसे देख रही थी। उसने नागर को धक्का देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका हाथ तक नहीं हिला पाई। नागर ने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और जल्दी से खुद भी उसके ऊपर आ गया। उसका काला भद्दा चेहरा अति के चेहरे के बिल्कुल करीब था। वो उसे हाथ पैरों पर छू रहा था, उसकी बाजू को अपनी उंगलियों से सहला रहा था। अपने शरीर पर उसके हाथों का स्पर्श अति को कांटों की तरह चुभ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुरी तरह से नोच रहा हो। कभी इसी जिस्म पर जश्न ने अपने लबों से मोहर लगाई थी और अब उन्हें कोई और गंदे तरीके से छू रहा था। ये बात अति से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने नागर को मुंह पर गर्दन पर बुरी तरह से नोचना शुरू कर दिया था। उसके नाखून ने नागर की गर्दन पर खून भी निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। वो अति के जिस्म को अपने हाथ से नोचे जा रहा था और हंसे जा रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मर जाऊँगी अगर मेरे जश्न जी के अलावा मुझे किसी और ने छुआ तो। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मेरे जश्न जी अपनी सारी दौलत लुटा देंगे मेरे लिए। प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दो। अति उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि उसका जोर चलना मुश्किल है। वो नागर से मुकाबला नहीं कर सकती और उसे खुद को छूने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। बस वो सिर्फ उसकी मिन्नतें कर सकती थी। उसकी बातें सुनकर नागर एक भयानक हंसी हंसने लगा। उसके हाथ अभी भी अति के जिस्म पर चल रहे थे। वो हंसते हुए ही बोला, इतना प्यार करती हो तुम तुम्हारे जश्न जी से? कोई बात नहीं, अब से ये प्यार तुम मुझसे करोगी जब मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा जो तुम्हारे जश्न जी ने किया। मैं सिर्फ मेरे जश्न जी से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दो। अगर तुम्हें मुझे दर्द देना है तो मुझे मार लो, पीट लो, बेशक जान से मार दो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। अति फिर से गिड़गिड़ाई, लेकिन उसका गिड़गिड़ाना सुनकर नागर की हंसी और भी ज़्यादा भयानक हो गई और अब उसने अति के कपड़े खींचने शुरू कर दिए। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने हाथों से ही खुद को कबर कर रोते हुए नागर से खुद को छोड़ देने के लिए कहने लगी, लेकिन नागर सिर्फ हंसे जा रहा था। उसने अति को एकदम से खींचा और बिस्तर पर अपने नीचे लेटा कर उसके ऊपर झुक गया। अति ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ उसके जश्न जी का चेहरा आ रहा था, कभी एटीट्यूड से भरा हुआ तो कभी मंद मंद मुस्कुराता हुआ। उसका उसे प्यार करना, कितने ही प्यार से वो उसे अपने लबों से छूता था ताकि उसके होठ भी उसके शरीर पर नज़ाकत से लगे, उसे दर्द ना हो। ये सोचकर उसने अपनी तड़प को अपने अंदर ही दबा रखा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब अति ने एकदम से धीमे से कहा। उसकी सांसें रुक रही थी और जीभ लड़खड़ा रही थी। होठ कांपना शुरू हो गए थे और जिस्म से रूह निकलने को हो रही थी, लेकिन नागर ने उसकी ना सुनकर उसके सीने पर पहना कपड़ा खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और उसी वक्त एक दर्द भरी चीख वहां पर गूंज गई। हमेशा जश्न के साथ उसके बॉडीगार्ड होते थे, लेकिन अब उसकी गाड़ी में सिर्फ उसके बॉडीगार्ड ही नहीं, वो गुंडे थे जो किसी को मारने से पहले एक बार अपनी पलक तक ना झपकाए, जो खुद इंसान के नाम पर यमराज थे। और उन्हीं गुंडों से घिरा हुआ जश्न उस कोठे के बाहर पहुंचा जहां पर अति थी। उसके कोठे के बाहर लगभग से 50 आदमी रखवाली करते हुए खड़े थे, जिनके हाथों में हथियार थे, लेकिन जश्न के गुंडों ने 1 मिनट भी नहीं लगाया उन सभी को नरक के द्वार भेजने में। तेज तेज दौड़ता हुआ जश्न उसके ठेके आंगन के बीचों बीच पहुंचा और तभी एक लड़की ऊपर छत से कूदकर उसके पैरों में धड़ाम से गिरी, जिस पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद चादर थी और वो भी खून से लाल थी। माही मेरा दिल तोड़दा, हाय कि माही मेरा दिल तोड़दा, उड़ गया रंग सारे लई के हारी, मैं तो दर्दानू सह के, आएगा तू गया था ये कह के, थक गई तेरे बिन रह के।
जिस तरह से वो लड़की अचानक से ऊपर से नीचे गिरी, एक पल के लिए जश्न की धड़कन बंद हो गई। लेकिन जो धड़कन पहले एक पल के लिए बंद हुई थी, अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा के लिए ही बंद हो जाए। उसका मुंह खुला का खुला था और आंखें एकदम पत्थर। उसके हाथ कांपने लगे और आगे एक कदम बढ़ाने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई, बल्कि बुरी तरह से कांप कर वो एक कदम पीछे हो गया। उस चादर में से सिर्फ एक हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था और उस हाथ को जश्न पहचान सकता था, और उस पर लिपटी एक चैन और लॉकेट को भी। तभी पीछे उन बॉडीगार्ड और गुंडों की भीड़ भी वहां पर पहुंची, लेकिन जश्न ने एकदम से अपना हाथ दिखाकर उन्हें वहीं पर रोक दिया, तो उन सब ने भी अपना चेहरा घुमा लिया। धड़ाम से वो नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी तरफ बढ़ अपने कांपते हुए हाथों से उसने अति को अपनी गोद में लिया और सबसे पहले वो चादर उस पर अच्छे से उड़ाई। उसे इस हालत में देखकर उसका कलेजा फट चुका था। उसने अति का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। खून से लाल चेहरा और आंखें धीमे धीमे बंद हो रही थी, जैसे वो ज़बरदस्ती अपने आँखों को खोलने की कोशिश कर रही हो। होठ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। डॉल टूट गई। जश्न 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 जी की डॉल टूट गई, मुश्किल से उसने अपने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। दोष है ये इन तारों का या माही तेरे इशारों का? हाथ तू क्यों ऐसे छोड़ता? एक बारी देखे देखे ना दोबारा, तेरे बिन करूं कैसे मैं गुजारा, कि माही मेरा दिल तोड़ता। उसकी आंखें बंद होते ही जश्न जोर से चिल्लाया। उसकी चीख ने पक्षियों को भी कोहराम मचाने पर मजबूर कर दिया था। एकदम से बादल गरजने लगे और पक्षी डर कर इधर उधर उड़ने लगे। वो चीख सुनकर उस कोठे का हर एक इंसान अपने कमरे से बाहर निकल आया था, साथ ही साथ धनी भी, जो इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। दिन का समय होने के कारण वहाँ पर इतनी चहल पहल नहीं थी। जश्न ने जल्दी से अति को अच्छी तरह से कवर करके अपनी गोद में उठाया और बाहर निकला। उसने अपने साथ सिर्फ एक बॉडीगार्ड को ही चलने के लिए कहा और बाकी सबकी तरफ एक गुस्से भरी नज़र डालकर दांत पीसते हुए बोला, मुझे यहाँ का हर एक आदमी जिंदा चाहिए, लेकिन मौत से भी बदतर हालत में, पर गलती से भी कोई मरना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। वो बॉडीगार्ड जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और जश्न अति को अपनी गोद में लेकर पीछे की सीट पर। जब तक कोठे के सारे आदमी बाहर निकलते, तब तक जश्न के आदमियों ने उन्हें घेर लिया था। धनी अपने सामने इतने सारे आदमियों को देखकर चौंक गई। उसके इतने हट्ठे कट्ठे आदमी कहाँ से गायब हैं, ये जानकर ही उसकी सांसें सूखने लगी थी। वो अपने आदमियों का नाम ले लेकर चिल्लाए जा रही थी, उन्हें बुला रही थी, लेकिन वहाँ उसकी चीख सुनकर कोई भी नहीं आया। और तभी कुछ आदमी उस कमरे में पहुँचे जहाँ पर रति नगर के साथ थे। नागर की हालत देखकर पहली बार जश्न के आदमियों ने किसी को इस हालत में देखकर अपनी आंखें बंद की। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बदतर। उसके शरीर पर जगह जगह धंसे हुए कांच ने की हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आई हुई थी और गर्दन को पूरी तरह से काट दिया गया था, और बाकी सारा शरीर भी कांच से भरा हुआ था, जिसकी वजह से अंदर की चमड़ी तक बाहर निकली हुई थी। एक ने आगे बढ़कर चेक किया तो उसकी सांसें हौले हौले से चल रही थी। उसने दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, मरने वाला है, पर बॉस ने कहा है कि कोई भी मरना नहीं चाहिए, जैसे भी हो बचाओ इसे। उसे खींचकर उन्होंने कमरे से बाहर निकाला और फिर सबको गाड़ियों में भरने लगे। धनी चीखती चिल्लाती जा रही थी, लेकिन एक आदमी के जोरदार थप्पड़ ने ही उसका मुंह बंद कर दिया था। सबको लेकर वो वापस मुंबई के लिए निकल गए। अति को जश्न सीधा हॉस्पिटल लेकर आया। उसका रुतबा ये था कि वहाँ का हर एक इंसान उसे जानता था, इसलिए डॉक्टर ने बिना किसी सवाल के सीधा ही अति को एडमिट किया और उसका इलाज करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो उसका चेकअप करते जा रहे थे, उनके माथे से पसीना भरने लगा था और उनकी सांसें भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो वो अति के जिस्म पर देख रहे थे, उसे जश्न को बताना उनके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला था। लेकिन अभी अति को अंदर आए सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे कि उस आईसीयू का दरवाज़ा खुला और जश्न अंदर आया। डॉक्टर ने उन्हें हाथ जोड़कर बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन जश्न ने उसे गर्दन से पकड़ा और बोला, मुझे मेरी बीवी सही सलामत चाहिए और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा।
उसे इस तरह गुस्से में देखकर डॉक्टर की भी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। उसने बस अपना सिर हाँ में हिलाया तो जश्न ने उसकी गर्दन छोड़ी और एक तरफ हो गया। उसके सामने उसकी बेबी डॉल बिस्तर पर बेजान पड़ी थी और वो पत्थर बनकर खड़ा था। वेंटिलेटर पर चल रही उसकी धड़कन जश्न की धड़कन को बेकाबू कर रही थी। जश्न की आंखों में अब तक एक भी आंसू नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर अति का इलाज कर रहे थे और उसके जिस्म पर वो सारी दवाइयाँ और अपने इंस्ट्रूमेंट चला रहे थे, वैसे वैसे उसका खुद पर काबू खोता जा रहा था। अति के जिस्म पर वो बेल्टों के निशान, ज़बरदस्ती के निशान, नाखूनों की खरोंचें और वो कटा हुआ सिर, उन्होंने उसकी आंखों को नमी से भर दिया था। लेकिन जश्न ने अभी भी उस नमी को बहने की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे और साथ ही साथ वहां पर खड़ी हर एक नर्स भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। उनके पीछे खड़ा शख्स कब आकर उन्हें गर्दन से पकड़ ले, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं था। करीब 3 घंटे बाद जश्न यूं ही खड़ा रहा और डॉक्टर अपना काम करते रहे। अब अति को एक ब्लू कलर का ड्रेस पहनाया हुआ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। नर्स सब कुछ समेटने में लगी थी तो डॉक्टर अपने हाथ धो रहा था। उन सब को अति के पास से हटते देख जश्न अति के करीब आया। उसका वो पीला पड़ा हुआ चेहरा और सूखे होठ देखकर जश्न के कानों में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, डॉल टूट गई, मेरे जश्न जी की डॉल टूट गई। और इस बात ने उसकी आंखों में बने हुए आंसुओं के बात को तोड़ दिया। उसके आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, नहीं टूटने दूंगा, मैं मेरी डॉल को नहीं टूटने दूंगा, कभी नहीं टूटने दूंगा। प्लीज़ मिस्टर शेखावत, ऐसा मत कीजिए, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा। उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे छूकर वो उसे अति से थोड़ा दूर कर सके। जो भी कहना है यही कहिए, जश्न की वो गंभीर आवाज़ और डॉक्टर कांपने लगा। वो कैसे कहे वो सारी बातें जिसे सुनकर जश्न अपना आपा खो सकता है। उसने एक बार फिर से जश्न को समझाने की कोशिश की, यहाँ पर बात करना सही नहीं होगा, पेशेंट की हालत वाकई में ही बहुत ज़्यादा नाजुक है और अगर यहाँ पर कोई बात की गई तो उनके दिमाग पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि सिर पर लगी चोट सीधा दिमाग पर असर कर रही है। डॉक्टर की बात समझकर जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस सीधा पलटकर आईसीयू से बाहर निकल उनके केबिन की तरफ चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे अपने केबिन में आए। डॉक्टर ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन जश्न बस गुस्से में उसे घूरने लगा तो डॉक्टर भी अपनी सीट पर बैठता बैठता रुक गया और सीधा खड़ा हो गया। देखिए मिस्टर शेखावत, इस वक्त आप अपना काबू मत खोइए। मिसेस शेखावत की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है और जिस तरह से उन्हें असॉल्ट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई है। ऐसे में उनकी मेंटली हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, शायद इसलिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। और आप समझ सकते हैं कि जब एक इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग किस लेवल तक कमज़ोर होता होगा। और साथ ही साथ इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके सिर पर बहुत गहरा जख्म हुआ है जिसने दिमाग की नसों को डैमेज कर दिया। हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे हमने कर दिया, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है कि उनके बचने के चांसेस कितने हैं और अगर वो बच भी गई तो उनकी मेंटली हालत क्या होगी, उनके दिमाग पर इस वक्त कितना असर हुआ है। हो सकता है वो अपनी याददाश्त खो दे या हो सकता है कि वो अपना मेंटली बैलेंस ही खो दे और पागल। डॉक्टर कह ही रहा था कि जश्न ने एकदम से उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और गुस्से से गरजते हुए बोला, हिम्मत भी मत कर देना मेरी बीबी को पागल कहने की। पागलपन होता क्या है मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। पर मिस्टर शेखावत, आप समझ नहीं रहे हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझना। तुमने उसकी सर्जरी करनी थी जो तुमने कर दी, अब बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। मैं आज ही मेरी बीबी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, जश्न ने केबिन से बाहर आते आते ही कहा। डॉक्टर तो बस उसे जाते जाते देखता रहा। उसने अपना सिर पीट लिया कि जश्न को समझाए या उसे अपनी मर्जी करने दे। अगर जश्न की ज़बरदस्ती के कारण अति को कुछ हो गया तो फिर भी जश्न का गुस्सा उन पर ही निकलेगा और अगर वो उसे रोकने की हिम्मत करेंगे तो फिर तो उसके गुस्से के कहर से उन्हें कोई नहीं बचा सकता।
जश्न कॉरिडोर में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था और अति आईसीयू में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आज दिन में धनी के कोठे पर नागर अति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था कि उसे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नागर उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब अति ने एकदम से धीमे धीमे कहा। उसकी सांसें रुक रही थी और जीभ लड़खड़ा रही थी, होठ कांपना शुरू हो गए थे और जिस्म से रूह निकलने को हो रही थी। लेकिन नागर ने उसकी ना सुनकर उसके सीने पर पहना कपड़ा खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और उसी वक्त एक दर्द भरी चीख वहाँ पर गूंज गई। नागर की आंख से खून बहने लगा था और अति के हाथों में ये एक छोटा सा ब्लेड था जो उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र के साथ लटक रहा था। एक दिन अति बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक ही उसके गले में पहना हुआ मंगलसूत्र नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही अति उसको उठाने के लिए झुकी वो हैरान रह गई, क्योंकि वो मंगलसूत्र में जो लॉकेट था वो गिरकर खुल गया था और उसके अंदर से एक पतला सा ब्लड बाहर निकल रहा था। अति ने उसको छुआ तो एकदम से उसकी उंगली पर लगा। वो इतना तेज था कि उसे गलत तरीके से छूते ही उंगली कट जाए। अति उस मंगलसूत्र को देखकर हैरान थी। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उसने संभल कर उसे उठाया और जश्न से बाद में पूछने का सोचकर वापस से बंद करके उसे पहन लिया, लेकिन उसके बाद जश्न से वो उस बारे में पूछना ही भूल गई थी। पर जब उसने रोते हुए अपने मंगलसूत्र को छुआ तो एकदम से उसे उसमें ब्लेड होने की बात याद आ गई। ए और जे अल्फ़ाबेट में बना हुआ वो लॉकेट पूरा लंबा था। खूबसूरत और ख़तरनाक का मेल जोल क्या होता है उस लॉकेट को देखकर पता चलता था। एक ही झटके में उसने नागर की एक आंख को बाहर निकाल दिया था और जिससे खून की कुछ बूंदें अति के चेहरे पर भी गिर गई, लेकिन अभी वो रुकी नहीं। अगले ही पल उसने वो ब्लेड उसकी दूसरी आंख पर भी चला दिया था तो दोनों ही पुतलियां बाहर आ गई। वो दर्द से बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन अति को उस पर बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था और बेरहमी की हद तब पार हुई जब अति ने उसे दर्द से चीखते हुए देखकर मुंह से निकली हुई जीभ को भी उस ब्लेड से काट दिया, जिससे उसकी चीखें भी दब गई। अब उसने लात मारकर नागर को खुद से दूर किया और उस आईने की तरफ बढ़ी जो उसने पहले हाथ मारकर तोड़ा था। बड़े बड़े टुकड़ों में बिखरा हुआ कांच में अति का गुस्से से जलता हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन नागर उसे नहीं देख सकता था। उसकी दोनों आंखें बाहर जमीन पर गिरी हुई थी। वो दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसने एक बड़ा टुकड़ा कांच का उठाया और गुस्से में दहकती हुई नागर की तरफ बढ़ी। कभी उसके मुंह पर तो कभी पेट पर, कभी पैरों पर, कभी गर्दन पर। वो बिना रुके उस पर कांच से प्रहार कर रही थी। उसकी सांसें बढ़ी हुई थी और हाथों पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लगातार नागर को मारे जा रही थी और बड़बड़ा रही थी। मेरे जश्न जी के अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता, मेरे जश्न जी के अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। मुझे छूने की हिम्मत की ना तूने, मार दूंगी मैं तुझे, मैं मार दूंगी तुझे। मैं सिर्फ मेरे जश्न जी की हूँ। मेरे जश्न जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनके अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता। उसने ना जाने कितनी ही बार वो कांच नागर के शरीर में घोंपा था और उसे बाहर निकाला था। जब अति बुरी तरह से थक गई तो यूं ही उस कांच को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन बैठते ही उसे उस कांच में अपना चेहरा दिखाई देने लगा जिस पर खून के छींटे पड़े हुए थे। तुम्हें दूर रहना होगा मुझसे। जश्न की कही हुई बात अचानक ही उसके जहन में कौंध गई। दूर कर दिया था ना आपने मुझे, मैं तो सिर्फ आपकी थी, फिर भी आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। अब तो दोबारा मैं इस बाजार में पहुंच गई, इस कोठे पर पहुंच गई। आपने मुझे इसलिए खुद से दूर किया था ना कि मैं एक बाजारू औरत हूँ। तो अब आप क्या करेंगे? फिर से मुझे खुद से दूर कर देंगे? नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगी मुझे खुद से दूर करने का। किसी को मौका नहीं दूंगी मुझे तकलीफ देने का। ये गंदे लोग मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं ना, लेकिन मेरे जिस्म में सिर्फ मेरे जश्न जी बसते हैं। उनकी छुअन मुझे अभी भी खुद पर महसूस होती है। ये लोग मुझे उस छुअन से दूर कर देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो रोते हुए बोल रही थी कि अचानक ही उसने उस कांच को दूर फेंका और खड़ी हो गई। उसने अपने सिर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा तो एक बार फिर से वो लॉकेट जो उसके हाथ से लटक गया था उसके सामने आ गया,
जे और ए अल्फ़ाबेट उसके सामने हीरो की तरह चमक रहे थे, जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ये मंगलसूत्र भी गंदा गंदा हो गया, मैंने इसे गंदा कर दिया। आप तो मुझ पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करते थे, तो अब तो मुझे इस गंदे इंसान ने छुआ, बहुत बहुत गंदे तरीके से छुआ। मैं गंदी हो गई। मैं अब आपकी बेबी डॉल नहीं रही। मुझे आपके पास रहने का हक नहीं। अब मैं आपके लायक नहीं। आपने मुझे मैला करके छोड़ दिया। मैं मैली हो गई। मैं बेबी डॉल नहीं हूँ जो अपनी सुध बुध खोए सब कुछ बोल रही थी और लगातार रोए जा रही थी कि एकदम से नागर बिस्तर से उठकर नीचे ज़मीन पर गिरा। शायद उसने उठने की कोशिश की थी। अति ने उसे देखा तो एकदम से उस बिस्तर पर बिछी हुई चादर को खींचकर अपने ऊपर ओढ़ लिया और बोली, नहीं, अब मैं तुम्हें खुद को नहीं देखने दूंगी। मैं किसी को खुद को नहीं देखने दूंगी। मैं किसी को खुद को छूने भी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ मेरे जश्न जी की हूँ। इतना कहते कहते ही उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सामने रेलिंग पर चढ़ गई। मैं सिर्फ अपने जश्न जी की हूँ, कहते कहते हुए वो छत से नीचे कूद गई। एक बारी देखे देखे ना दोबारा, तेरे बिना करूँ कैसे मैं गुजारा, कि माही मेरा दिल तोड़ दा। जश्न कॉरिडोर में खड़ा फ़ोन पर अपने आदमी से ही बात कर रहा था जो उसे नागर के बारे में बता रहा था। उसे अपने अति के लिए कैसे हालातों से उसे गुजरना पड़ा और क्या क्या सहना पड़ा, ये जानकर उसका कलेजा छलनी हो रहा था। लेकिन फिर भी जिस तरह से उसने नागर को मारा था, ये जानकर उसे हैरानी भी हो रही थी कि उसकी बेबी डॉल इतनी हिम्मत भी कर सकती है। ये उसने सोचा भी नहीं था। जश्न ने अपने आदमी को आदेश किया कि जब तक वो खुद किसी को मौत के घाट नहीं उतारता तब तक उन्हें सिर्फ तड़पाना है। गलती से भी कोई इंसान मरना नहीं चाहिए। और उसने उन सबको अपने ठिकाने पर ले जाने के लिए कहा और साथ ही साथ अति और उसके लिए प्राइवेट जेट का इंतज़ाम करने के लिए भी कहा। वो अभी अपनी बेबी डॉल के साथ वापस मुंबई जा रहा था। उसके आदमी ने उसे बताया कि प्राइवेट जेट पहले से ही रेडी है। जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन काट दिया। सुबह होने तक जश्न और अति वापस घर पहुंच गए थे। अति अभी भी बेहोश थी। उसे स्पेशल इंतज़ाम करके हॉस्पिटल से घर तक लाया गया था। जश्न ने कमरा भी हॉस्पिटल के हिसाब से ही तैयार करवाया था ताकि अति को किसी चीज़ की कमी ना हो, और साथ ही साथ उसके डॉक्टर और नर्स भी अपॉइंट कर ली थी। उसका सारा इलाज अब घर से होने वाला था। उसे अपनी बेबी डॉल अपने घर पर अपने पास चाहिए थी, क्योंकि अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। एक बार अति को किसी और के हाथों में सौंप कर उसने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब वो इस गलती को वापस दोहराना नहीं चाहता था। वो सारा दिन अति के पास ही रहता और उसे देखता रहता। उसके जिस्म के निशान उसे बेचैन कर रहे थे। उन घावों पर वो अपने प्यार की मरहम लगाना चाहता था, लेकिन अति उस हालत में नहीं थी और उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी वो खुद को ही मान रहा था। ना वो अति को दूर भेजता और ना ही उसके साथ ये सब होता। अगर वो यहाँ रहती तो कम से कम उसके पास तो होती। अगर कोई मुसीबत उस पर आती भी तो वो उसे बचा लेता, लेकिन उसने तो उसे इतनी दूर भेज दिया कि जब वो उसके पास वापस आई तो इस हालात में। उसकी हालत देख देख जश्न का मन कर रहा था कि जो भी उसकी इस हालत का जिम्मेदार है सबको मौत के घाट उतार दे। लेकिन तब तक अति होश में नहीं आ जाती। तब तक उसके लिए सब कुछ जीवन दान बख्शा हुआ था, क्योंकि सबका हिसाब अब वो अकेला नहीं, अति खुद अपने हाथों से करने वाली थी। और उसके लिए ज़रूरी था अति का होश में आना। और इंतज़ार करते करते अब पूरे 4 दिन बीत चुके थे। सुबह सुबह डॉक्टर अति का चेकअप कर रहे थे। जश्न अति के पास ही बैठा था। उसने अति का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और डॉक्टर अपनी बात कह रहे थे। देखिए मिस्टर शेखावत, पूरे 4 दिन हो चुके हैं लेकिन इन्हें एक बार भी होश नहीं आया। ये कोमा में भी नहीं है, इसलिए अब इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये होश में नहीं आ जाती तब तक हम इनकी हालत के बारे में कुछ नहीं जान सकते। बाकी सारे घाव तो भरना शुरू हो चुके हैं, लेकिन सिर का घाव अभी भी ताज़ा है और उस घाव से दिमाग पर कितना असर पड़ा है ये सिर्फ इनके होश में आने के बाद ही पता किया जा सकता है। इसलिए इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है। आ जाएगी डॉक्टर, जल्द ही मेरी बेबी डॉल होश में आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए, जश्न ने हिम्मत से कहा, जबकि उसकी अंदर ही अंदर हिम्मत टूट रही थी। पिछले 6 दिनों से वो अपनी बेबी डॉल को यूं ही बेजान पड़ी हुई देख रहा था,
जिसका कुछ घंटे सोना भी जश्न को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे उसकी बेबी डॉल हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाती शरारती करती हुई पसंद थी। और जब भी अति उसके सामने सोती थी तो वो अति को प्यार कर करके उसे परेशान करता रहता था। आज वो 6 दिनों से अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देख देख कर उसका सीना छलनी हो रहा था। उसकी बेबी डॉल ने 5 दिनों से आंखें नहीं खोली और वो खुद 5 दिनों से एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर वहाँ से चले गए। जश्न को भी इस वक्त फ़ोन आया तो उसने फ़ोन उठाया और बात करने के लिए बाहर चला गया। वो अभी फ़ोन पर बात ही कर रही थी कि उसे अपने कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वो जल्दी से मुड़ा और रूम में आया तो उसकी आंखें एकदम से हैरत में फैल गई। अति बिस्तर से उठ गई थी और अपने हाथों में लगी हुई सारी ड्रिप भी उसने खींचकर हटा दी थी, जिससे उसके हाथों पर से खून बह रहा था। मैम, मैं सिर्फ मेरे जश्न जी की हूँ मैम, मैं किसी और की नहीं हो सकती। वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते, उन्होंने मेरा सौदा कर दिया। मैं नहीं रह सकती उनके बिना, मुझे नहीं जीना। मुझे कोई और छुए उससे पहले मैं ख़त्म कर लूँगी, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। वो अपने सिर पर हाथ रख अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचते हुए कहे जा रही थी। जश्न एकदम से उसकी तरफ बढ़ा और यूं किसी को अपनी तरफ आते देखती और भी ज़्यादा बेकाबू हो गई थी। वो पीछे हटने लगी और फिर ज़ोर ज़ोर से चीख कर बोली, पास में था ना मेरे, मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। कहते कहते ही उसने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई और पास ही रखा एक वास उठा लिया और ज़ोर से जश्न की तरफ फेंक कर मारा। जश्न की आंखें हैरत में और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसकी अति ने उस पर ही वो वास फेंक कर मारा, इस बात ने उसके होश उड़ा दिए। आज का पाठ बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितनी बार मेरे आंखों से आंसू बहे हैं और मैंने खुद को कंट्रोल किया है, लेकिन लेखिका जी ने कोठे पर जबरदस्ती लाई गई लड़कियों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इस बात को इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। वो बात अलग की है कि कहानियों में जश्न जैसे लोग मिल जाते हैं जो किसी अति को उस दलदल भरे नर्क से बाहर निकाल कर ले आते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी बहुत सी लड़कियों को इस जैसे गंदे दलदल में उतरना पड़ता है। खैर, महादेव से इतनी ही प्रार्थना है कभी किसी लड़की का रेप या इस नर्क जैसी जगहों से सामना ना हो। जो महसूस कर या सोच कर ही दिल दहल जाता है, जिसके ऊपर बीतती है उसकी कल्पना ही शायद कोई कर सकता है। खैर, ये कहानी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं तो आगे आपको पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अब आगे जश्न के प्यार की परीक्षा है कि अपने बेबी डॉल को वो कैसे संभालता है। आज के पार्ट के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।